आप सभी को 140वीं कांग्रेस के स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई। जी हां, मैं आज बात कर रहा हूं उसी कांग्रेस की जिससे कि एक बड़ी आबादी नफरत करती है। मैं बात कर रहा हूं उसी कांग्रेस की जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपना अहम योगदान दिया। मैं उसी कांग्रेस की बात कर रहा हूं कि एक दौर में यानी 1950 के पूर्व जिसके प्रति भारत के जनमानस की आस्था थी और इससे भारत के सभी बौद्धिक वर्ग के लोग जुड़ना पसंद करते थे ताकि देश को आजाद कराया जा सके। यह वही कांग्रेस है जिससे कि एक बड़ी आबादी आज नफरत कर रही है, जिसका मूल कारण है उनके बीच में सामाजिक राजनीतिक शिक्षा का अभाव। हम सभी जानते हैं कि भारत की एक बड़ी आबादी जो कि आजादी के पूर्व की थी, 90% अशिक्षित थे और 10% शिक्षित, और दोनों ही कांग्रेस से प्रेम करते थे। किंतु आज के परिवेश में थोड़ी आबादी अशिक्षित है, यह तो उस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और स्वतंत्रता संग्राम के मूल्यों से प्रेम करती है, किंतु इसके बाद जो शिक्षा का प्रभाव बढ़ाने का प्रयास किया गया तो एक बड़ी आबादी अर्धबौद्धिक वर्ग की निकली, जिसमें कि इंटर पास लोग, फिर उसके बाद मेडिकल और टेक्निकल जानकारी लिए हुए लोग थे, जिनका मूल उद्देश्य शिक्षा का केवल यही था कि किसी तरीके से उदर पूर्ति वाली शिक्षा को अर्जित किया जा सके। यह उदर पूर्ति वाली शिक्षा ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के योगदान को समझने में सबसे बड़ी बाधा है, और यह उदर पूर्ति वाली शिक्षा भी देने का कार्य कांग्रेस ने ही किया था। खैर, उच्च बौद्धिक वर्ग आज भी प्रेम करता है। तो हम चलते हैं इसी कांग्रेस के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में यह समझने कि क्या कारण था जिसके कारण कांग्रेस का भारत में पतन हुआ, क्या थी इसकी स्थापना के पीछे की कहानी। तो लेट अस स्टार्ट। तो हम इसको आरंभ करते हैं। तो सबसे पहली चीज कि जब हम कांग्रेस के उत्थान की बात या उत्पत्ति की बात कर रहे हैं तो इसकी उत्पत्ति हो रही है 1885 में, यानी इसकी स्थापना, उत्पत्ति और स्थापना को मैं एक साथ मिला करके चल रहा हूं। 1885 में आज ही के दिन 28 दिसंबर 1885 को एलन ऑक्टेवियन ह्यूम नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने इसकी स्थापना की थी। इसके पहले अध्यक्ष बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब ध्यान रखेंगे कि यह एलन ऑक्टेवियन ह्यूम कौन है, ये किस उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कर रहे हैं। तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम 1823 में जन्मे एक ब्रिटिश व्यक्ति हैं जो कि आईसीएस यानी इंपीरियल सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं पास करके भारत आए थे। यहां पर वे इटावा के प्रशासक भी बने। इन्हीं के समय में 1857 की क्रांति हुई थी और उस क्रांति के पश्चात इनका ब्रिटिश सरकार की नीतियों से भरोसा उठता चला गया। यह देखा जाए तो एक वैज्ञानिक संवृत्ति वाले, साइंटिफिक टेम्पर वाले व्यक्ति थे। ये एक अच्छे जूलॉजिस्ट और वनस्पति वैज्ञानिक भी थे और इन्हें ही भारत में पक्षी विज्ञान का पॉप के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप छात्र हैं तो, प्रतियोगी हैं तो ये जरा सा भावनात्मक समृद्धियों वाले व्यक्ति थे, तो भारतीयों के प्रति इनके मन में अटैचमेंट बढ़ना स्वाभाविक था। तो आगे चलकर 1857 की क्रांति के पश्चात कई सरकारी नीतियों का इन्होंने विरोध किया, कानूनों का विरोध किया और उसके पश्चात भारतीयों के कल्याण के कार्य किए। आगे चलकर के यही एलन ऑक्टेवियन ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करते हैं। 1912 में इनकी मौत हुई। खैर, फिलहाल ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किए क्यों, इसका मूल कारण था कि भारतीयों के मन में एकता की भावना को उत्पन्न करना और सरकार से अपनी मांगों को कैसे मंगाया जाता है, इसके लिए एक संगठन बनाना। 1885 यानी 1885 गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बंबई में इन्होंने जब इसकी स्थापना कर दी तब प्रश्न उठा कि क्या ये स्वयं ही इसके अध्यक्ष बनेंगे। तो उन्होंने इसका निर्णय लिया कि किसी भारतीय को ही इसका अध्यक्ष होना चाहिए। यही से व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष बनाया गया। इसके पश्चात कांग्रेस ने आरंभिक अवस्था में पिटीशंस के माध्यम से अपनी आवाजें ब्रिटिश सरकार के सामने रखनी आरंभ की। शायद इस माध्यम से सरकार उनकी बातों को सुन ले, क्योंकि यह सरकार दावा करती थी कि ब्रिटिश सरकार हमेशा न्याय, स्वतंत्रता और समानता पर विश्वास करती है। यह मिल्टन और बायरन की फिलॉसफी भी है और ब्रिटिश प्रशासकों की नीति का आधार भी। किंतु ऐसा कुछ हुआ नहीं। आरंभिक दौर में कांग्रेस ने जो भी शांतिपूर्वक मांगे रखी उसकी सुनवाई नहीं हुई। इसमें रनाडे, गोखले, उसके बाद फिरोज शाह मेहता जैसे बड़े बड़े विद्वान थे, एलाइट क्लास लोग थे, लेकिन अपनी मांगों को शांतिपूर्वक तरीके से रखते और अंग्रेज सरकार अपने हित और अहित का ध्यान में रखते हुए इनकी बातों को सुनती थी, ना कि इनके हित और अहित का। खैर, 1885 से 1905 के बीच में
कांग्रेस एक पढ़े लिखे भारतीयों के बीच की एक ऐसी संस्था बनी जो कि उनकी आवाज को रख सकती थी, किंतु आम जनता की आवाज नहीं बन पाई। 1905 के बाद कांग्रेस का ब्रिटिश सरकार पर से भरोसा उठता चला गया। मूल कारण था बंगाल का विभाजन। बंगाल के विभाजन टू नेशन थ्योरी के आधार पर किया गया, यानी कि मुस्लिम वाले हिस्से को इस्लामिक बंगाल और हिंदू बहुल वाले हिस्से को हिंदू बंगाल बनाया जाएगा। इसके पश्चात से ही कांग्रेस का आक्रोश बढ़ना तय हुआ और अब कांग्रेस में रेडिकल एलिमेंट्स की एंट्री हो रही है और भारत के स्वतंत्रता संग्राम की तरफ यह कांग्रेस आगे बढ़ चली। 1915 में गांधी की एंट्री ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को नई दिशा दी और गांधी ही पहले व्यक्ति हैं जो कि इस पढ़े लिखे वर्ग की जो संगठन था उस संगठन को डाउन टू अर्थ जमीन पे लाने का प्रयास कर। ध्यान रखिएगा, अभी पतन बाकी है आजादी के पश्चात। ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी का की वह कड़ी सुने बगैर आप पीछे नहीं हटेंगे कि क्या कारण था कांग्रेस के पतन का। इसके बाद क्या हो रहा है, जैसे ही गांधी का कद बढ़ने लगा, कई कांग्रेसी नेता इनसे नाराज हो गए और उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का निर्णय ले लिया और अलग होकर के वे एक अलग संगठन बनाया जिसका नाम था स्वराज पार्टी। और ये बड़े नेता थे मोतीलाल नेहरू, एनी बेसेंट और चित्तरंजन दास। फिलहाल इनके जाने का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। गांधी एक बरगद का वृक्ष था जो कि पूरे संगठन पे हावी हो गया और इन्होंने सफलतापूर्वक कई मूवमेंट्स को आगे बढ़ाए। भारत की आजादी में अगर किसी पार्टी का योगदान है तो एक कांग्रेस का है और दूसरा वामपंथी संगठनों का। इसके अलावा भारत की आजादी किसी राजनीतिक दल के इर्द गिर्द नहीं घूमती है। अंग्रेजों ने भी भटकाने के लिए मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा जैसे संगठन खड़ा किए, लेकिन फिर भी इनका प्रभाव उतना नहीं पड़ पाया जितना कि गांधी के कद का पड़ा और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ये एकमात्र विचारक के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। आगे चलकर के 30 और 40 के दशक में कांग्रेस ने इतने सफल आंदोलन किए कि अंत में ब्रिटिश सरकार को भारत छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा। आपके मन में, कई विद्वानों के मन में यह आ जाएगा कि नहीं, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां थी जिसके कारण भारत को आजादी मिली। ऐसा नहीं है। जब तक इंटरनल फैक्टर्स बड़ी भूमिका नहीं निभाते, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां आपको आजाद नहीं करा सकती हैं। यदि आपकी आत्मा में आजादी की गूंज नहीं है तो आप विरोध कर रहे होंगे, तब भी बाहरी व्यक्ति भी आपकी मदद करेगा। तो यह विरोध कांग्रेस और गांधी ने आरंभ किया और उन्होंने ही इस छोटे छोटे विरोधों के माध्यम से एक बड़े आंदोलन का आधार खड़ा किया और आंदोलन का सफर संचालन भी किया। तब जाकर के 1947 में भारत को आजादी मिल रही है। आप जो लोग नफरत करते हैं बड़े कांग्रेसी नेताओं से, गांधी से नफरत करते हैं, तो आप जिन नेताओं को मानते हैं तो वे भी तो कांग्रेसी ही थे, चाहे सरदार पटेल रहे हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस रहे हो। सुभाष चंद्र बोस ने ही गांधी को बापू की उपाधि दी है, या यूं कहा जाए तो राष्ट्रपिता स्वीकार किया, ये थे। फिर उसके बाद अगर देखा जाए टैगोर थे। तो ये सभी के सभी उस दौर के जो बौद्धिक प्राणी हैं, ये गांधी से प्रेम करते हैं। आईसीएस क्वालिफायर थे माना जाए सुभाष चंद्र बोस को। तो जब ऐसे लोग प्रेम करते हैं जिनको आप भगवान मानते हैं, तो आखिर आपके मन में उतनी नफरत क्यों है? इसका मतलब है कि आप उस दौर का स्वतंत्रता संग्राम ना तो पढ़े हैं ना उस दौर में रहे हैं। तो मनगढ़ंत कहानियां जो पूंजीवादी मीडिया आपके बीच में रखती है, आप उसे स्वीकार कर लेते हैं। तो शिक्षा और जागरूकता की बहुत जरूरत है। फिलहाल इसको आजादी तक की स्थिति को तो आप समझ गए होंगे कि कांग्रेस ने बड़ा योगदान दिया। आजादी के पश्चात क्या हो रहा है, गांधी चाह रहे हैं कि इस कांग्रेस को भंग कर दिया जाए, लेकिन जो दूसरे नेता थे वे कांग्रेस को जीवित रखना चाहते थे। गांधी क्यों चाहते थे कि कांग्रेस की समाप्ति होनी चाहिए? इसका मूल कारण था कि यह स्वतंत्रता संग्राम के एक पवित्र संगठन के रूप में उभरा हुआ था और अगर इसे राजनीतिक दल बना दिया जाता तो लोगों की आस्था गिर जाती। आज वही हो रहा है। खैर, फिलहाल कांग्रेस का पतन नहीं हुआ, गांधी की मौत हो गई और कांग्रेस राजनीतिक दल के रूप में उभर के सामने आया, जिसकी कमांड की पंडित नेहरू के पास आई। अब आजादी के बाद के कांग्रेस को देखते हैं कि यही कांग्रेस अब नेहरू की नीतियों पे आगे चलेगी, भारत का विकास सुनिश्चित होगा और जो नेहरू की नीतियां भारत का विकास सुनिश्चित करेंगी, वही उनकी नीतियां कांग्रेस के पतन के लिए जिम्मेदार भी होंगी। तो क्या थी वे नेहरू की नीतियां? तो नेहरू ने आजादी के पश्चात कांग्रेस को चलाने के लिए 3 महत्वपूर्ण शब्द दिए। एक पंथ निरपेक्षता दिया, दूसरा दिया आर्थिक समाजवाद और तीसरा दिया गुट निरपेक्षता। यही कांग्रेस की 3 मूल नीतियां हैं जिस पर कांग्रेस चलती चली आ रही है। इसी ने भारत का विकास भी किया। कैसे किया? तो नेहरू ने क्यों पंथ निरपेक्षता को अपनाया? क्योंकि उस समय देश 1949 में कई भागों में बटा हुआ था।
अंग्रेज भारत को दो हिस्सों में ब्रिटिश प्रोविंस को बांट के गए, मुस्लिम बहुल क्षेत्र पाकिस्तान और हिंदू बहुल क्षेत्र भारत। ये एक हिस्सा था जो आज के भारत का एक बहुत ही थोड़ा हिस्सा है। इसके अलावा 570 से ज्यादा देशी रियासतें थी जिनके ऊपर खुद ही निर्णय लेना था कि आजादी के बाद वे पाकिस्तान के साथ मिलेंगी या भारत के साथ। ध्यान रखेंगे आजाद कौन हो रहा है, जो ब्रिटिश प्रोविंसेस हैं, वो ना कि देशी रजवाड़े तब भी आजाद थे 47 के पहले, और वो अंग्रेजों के मित्र थे और अब पूरी तरीके से आजाद हैं। अब ध्यान रखेंगे तो एक बड़ी जो वर्तमान भारत का नक्शा है इसमें एक बड़ा क्षेत्र मुस्लिम नवाबों के पास था। अगर हिंदू राष्ट्र बनाया गया रहता भारत को तो ये मुस्लिम नवाब भारत में विलय नहीं करते, चाहे भोपाल का नवाब हो, चाहे हैदराबाद का निजाम हो या फिर जूनागढ़ का नवाब हो। आप सोचिए कि नेहरू ने कितनी दूरदर्शिता के साथ पंथनिरपेक्षता को अपनाया और पटेल को इशारा किया कि इनका विलय किया जाए भारत में। तो यह थी उनकी सूझबूझ। जो दूसरी नीति थी वह क्या है? आपको क्या लग रहा है पंथनिरपेक्षता से केवल इनका ही विलय हुआ? नहीं, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का भी 47 के बाद विलय हो रहा। सब नेहरू विलय करा रहे हैं पटेल के प्रयासों से। अगली चीज क्या रही है? जो इन्होंने आर्थिक समाजवाद की नीति का अनुसरण किया, इकोनॉमिक अगर देखा जाए सोशलिज्म, तो इसके तहत इन्होंने नियंत्रित पूंजीवाद को एक्सेप्ट किया, मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाई, पूंजीपतियों पर टैक्स लगाए और 40-50 के बीच का जो भारत था गरीबी से जूझ रहा था, तो पूंजीपतियों से संसाधन छीन करके आम लोगों गरीबों में बांटा, सरकारी नौकरियों का सृजन किया। तब आज जा करके एक मजबूत भारत की नींव पड़ी। आप जिन स्कूलों में पढ़े हुए हैं सरकारी, अगर नेहरू ना होते, इंदिरा ना होती, तो वो स्कूल भी ना होते। पूंजीपतियों से टैक्स लिया तब जा करके आपको फ्री शिक्षा दी उनके पैसों से। आगे चले क्या हो रहा है? तो यह आर्थिक समाजवाद ने भारत में सरकारी नौकरियों का सृजन किया, सरकारी हॉस्पिटल गली गली खुले और भारत के विकास की नींव को मजबूत किया। इसके पश्चात तीसरी नीति थी गुटनिरपेक्षता। इसको मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, इसके लिए कभी अलग लेक्चर लेकर के होंगे। जो पॉलिटिकल साइंस के मेरे विद्यार्थी हैं वे बारीकी से समझ रहे हैं क्या थी गुटनिरपेक्षता। तो तीन नीतियों को ये अपना करके आगे ले चले। नेहरू के मौत के बाद से कांग्रेस का पतन आरंभ हो गया। नेहरू की मौत होती है, इसके पश्चात सत्ता आती है कांग्रेस की लाल बहादुर शास्त्री के हाथों में। 1-1.5 साल के पश्चात इनकी मृत्यु हो जाती है और फिर अब प्रश्न उठा कि कांग्रेस की कमांड किसको दी जाए। कई गुट थे, मोरारजी देसाई गुट है, के कामराज गुट है, फिर उसके बाद इंदिरा गुट है। फाइनली इंदिरा गुट की जीत हुई और नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी को उनका सच्चा सक्सेसर और कांग्रेस का सच्चा सक्सेसर उत्तराधिकारी बनाया गया। इसके पश्चात ही कांग्रेस में फूट चल रही है। अभी देखिए इंदिरा गांधी का वह वीडियो। हालांकि इंदिरा कोई बुरी नहीं थी, जो नेहरू की नीतियां थी और एग्रेसिव तरीके से लेकर आगे बढ़ी ताकि देश को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन इसके पश्चात कांग्रेस में फूट पड़ गई और 66-67 के पश्चात यह फूट दिखाई स्पष्ट देख रही है। सबसे पहला फूट दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस से के कामराज अपने गुट को लेकर अलग हो गए और कांग्रेस ओ नामक राजनीतिक दल की स्थापना की है। दूसरा, कांग्रेस के पतन में योगदान दिया विपक्ष का एकजुट होना। विपक्ष ने एकजुट होकर के संयुक्त विधायक दल की स्थापना की और 1967 के चुनाव और इलेक्शंस में नॉर्थ इंडिया हिंदी भाषी क्षेत्र में लगभग कांग्रेस की नींव को हिला के रख दिया। तो ये दो बड़ी घटनाएं हैं, एक कामराज का अलग राजनीतिक दल बनाना और दूसरी बड़ी घटना है संयुक्त विधायक दल का गठन विपक्षियों के द्वारा। फिर भी कांग्रेस अभी संभली हुई है। 1970 के दशक में इंदिरा गांधी के कई बड़े निर्णय हुए, पाकिस्तान का विभाजन हुआ, उसके पश्चात रसिया के साथ गए। रसिया ने और भी गंभीरता से हमारी मदद की और जो आर्थिक समाजवाद की नीति पर इंदिरा को चलने में मदद किया, जिससे कि भारतीय पूंजीपति नाराज हुए। इन्होंने जेपी मूवमेंट को खड़ा किया क्योंकि उनको डर था कि उन्हीं की सारी संपत्ति छीन करके गरीब ब्राह्मणों ठाकुरों में या किसी में बांटी जाएगी। तो पूंजीपतियों ने अपने अखबारों में इंदिरा के खिलाफ लिखना, तानाशाह बताना साबित किया। पूंजीपतियों की एक नीति रही है कि जो उनके पक्ष में कानून बनाता है उस प्रधानमंत्री को ये आयरन मैन बोलते हैं और जो उनके विरुद्ध कानून बनाता है, जनता के पक्ष में बनाता है, उसको तानाशाह घोषित करते हैं। और फाइनली 1978 में कांग्रेस केंद्र से भी चली गई और जनता पार्टी की सरकार बन गई। 2 साल बाद फिर इसकी वापसी हुई और उसके पश्चात अगर हम बात करें तो इंदिरा गांधी पर 70 के दशक में इसी इमरजेंसी के दौरान ही चुनाव में धांधली के आरोप लगे और दूसरी बदनामियां भी जनता के मन में कांग्रेस के प्रति नेगेटिविटी भरने का कार्य किया। खैर 80 के दशक में जब फिर से इंदिरा की वापसी हो रही है
तो यह तय था कि पूंजीपति इंदिरा की जान को बख्शेंगे नहीं, और जितने भी मजहब के नाम पे संगठन बने हुए हैं, चाहे इस्लामिक हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, जो पूंजीपतियों के पैसे से पोषित हैं, जो राष्ट्रवाद का नारा देते हैं, वह वास्तव में जनता को भ्रमित करने में सफल होंगे। और हुआ यही। आप इंदिरा गांधी की यह वीडियो देखिए और उसके पश्चात आपको समझ में आ जाएगा। आपकी इलेक्शंस जनवरी में आपने अनाउंस की हैं। मैंने बिल्कुल नहीं अनाउंस। उसकी इलेक्शन जनवरी में होनी चाहिए कहते हैं, आने वाले जनवरी में, लेकिन इलेक्शंस तो किसी भी वक्त हो सकते हैं, हो सकती हैं। हाँ, खाली एक लिमिट है उसके बाद, जिसके पहले करना हो। क्या इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप मिड टर्म इलेक्शंस मई में करवा लें? आप देखिए, इस पर हमने सोचा ही नहीं है तो उसका क्या जवाब दे सकते। हो सकता है मौसम आपको पसंद आए मई का, और हो सकता है आप इलेक्शंस करवाएं, नहीं कोई सोचा? कारण तो नहीं है उसके लिए। लेकिन यू फेमस फॉर स्प्रिंगिंग अप मिड टर्म कभी भी नहीं, इलेक्शंस अभी तक नहीं हुआ। आप मैं पिछले कोई दो हफ्तों से यहाँ वैंकूवर से आई हुई हूँ और देख रही हूँ, अखबारों में पढ़ रही हूँ, पंजाब स्थिति के बारे में आप सारी सरकार भी बहुत चिंतित है, लोग बहुत चिंतित हैं, ख़ासतौर पे बाहर वैंकूवर के इलाके में जो हमारे पंजाबी भाई बहन रहते हैं वो भी बहुत चिंतित हैं। पंजाब की असली स्थिति क्या है, उसके बारे में आप अपने शब्दों में कुछ बताइए। स्थिति तो गंभीर है। वहाँ के एक राजनीतिक दल यानी अकाली दल ने कुछ मांगे रखी, कुछ धार्मिक मांगे, वो अधिकांश हमने मान ली जी। कुछ ऐसी थी जो हमें लगा कि हम नहीं मान सकते हैं, लेकिन ऐसा भी हमें लगा कि वो समझ गए उस बात को। एक मांग ऐसी थी जो हमसे संबंधित इतनी नहीं थी, और वो दूसरे कुछ राज्य हैं भारत के, वहाँ के, और वहाँ के गुरुद्वारों के जैसे अपनी कमिटीज़ या बोर्ड्स हैं जिनका था, तो उस पर हमने कहा कि हमें कुछ ख़ास एतराज़ नहीं है, लेकिन इन सब लोगों से बात करना होगा, स्टेट के क्या नियम हैं और ये सब देखना होगा। उसके बाद कुछ दूसरी मांगे राजनीतिक समझ सकते हैं, या जो भी पानी पर, ज़मीन पर, अब वो दूसरे राज्यों से संबंधित हैं जो आज। खैर, फिलहाल अब इसके बाद क्या हो रहा है? इसके बाद इंदिरा की मौत हो रही है, और इंदिरा की मौत के बाद कांग्रेस का पतन आरंभ हो गया। कांग्रेस का पतन इसलिए आरंभ हुआ क्योंकि कोई बड़ा कदावर नेता नहीं बचा। उनके बेटे राजीव गांधी राजनीतिक रूप से अपरिपक्व थे। इसी का लाभ उठाया विपक्षियों ने। जाति और मजहब के नाम पे पार्टियां बनानी चालू की, और धीरे धीरे कांग्रेस का वोट बैंक का जो आधार है वह खसकता चला गया। ब्राह्मण क्षत्रिय भाजपा की तरफ गए, और यहीं पर ओबीसी और दलित संगठनों का उदय हो रहा है, जो कि आगे चल करके स्थानीय पार्टियों के रूप में उभरे। यूपी में सपा बसपा, दक्षिण में भी इनका प्रभाव बढ़ा, अलग अलग पार्टियां बनी, बिहार में बनी, और 90 के बाद से भारत के लूट की कहानी चालू हुई। यानी कांग्रेस का पतन और भारत की जनता की लूट की कहानी एक साथ चालू हो रही है 90 के दशक के पश्चात, जो आज तक जारी है। और आज भी कांग्रेस अपने आप को संभाल नहीं पाई है, और जो कांग्रेस ने मुफ्त शिक्षा दिया था 60-70 के दशक में, उस प्राइमरी स्कूलों को बर्बाद किया जा रहा है, उनको बेचा जा रहा है। जो कांग्रेस ने सरकारी नौकरियां सृजित की थी, आज उन सरकारी नौकरियों पर ताला लग रहे हैं। लोगों को शिक्षा से भटकाया जा रहा है, क्योंकि जितना शिक्षित होगा भारत, जितना शिक्षित होगी जनता, उतना कांग्रेस के योगदान को समझेगी, और उतना ही कांग्रेस की सशक्तता से सरकार बनाएगी। तो इससे अच्छा है कि कांग्रेस को डिफेम करना है तो लोगों को अशिक्षित और अर्धशिक्षित रखो, बाकी काम तो पूंजीपति अपने सोशल मीडिया के माध्यम से नफरत फैलाने का कर ही लेंगे। तो खैर, आज की कड़ी आपको कैसी लगी ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना उम्मीद कर रहा हूं कि अगर अच्छी लगी हो तो आप अपने के बीच में शेयर करिए। मैं नवनाथ मिश्र पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और सोशियो पॉलिटिक्स पर ऐसे ही लेक्चर आपके बीच में लेकर आता रहूंगा। फिर मिलते हैं नए मुद्दे के साथ। धन्यवाद। अगर समझ में आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करते जाइएगा, नहीं तो नफरत भरी 2 शब्द लिख दीजिएगा, इतना ही मेरे लिए खुश नसीबी होगी।